ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कल हमने किया था, छोटा सा डिफरेंस है बिल्कुल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए आपने क्या काम किया था? एक बॉडी है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना आपको, इससे डिस्टेंस आर पर। तो आपने क्या काम किया? इन्फिनिटी से 1 kg मास को लेकर आए। अब 1 kg मास में तो गड़बड़ चलती है, इसलिए टेस्ट मास लेकर आए इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक, जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। टेस्ट मास लेकर आए, आपने देखा कितना काम करना पड़ता है। फिर उस वर्क को आपने टेस्ट मास के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और यही आपका बन गया क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही है वो भी, बिल्कुल यही है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपने यूनिट मास से ही कैलकुलेट करना है। भले ही आप ला रहे हैं टेस्ट मास, लेकिन कैलकुलेट आपको किससे करना है? यूनिट मास से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इस यूनिट मास की रेस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। दो बॉडीज है, एक का मास है m1, दूसरी का मास है m2। एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब नॉन इंटरएक्टिंग डिस्टेंस पर है। अब आप इन्हें एक दूसरे के पास लाएं। दोनों तीनों तरीके से ठीक है, चाहे दोनों को एक दूसरे के पास लाएं, पहली वाली को रोके रखें, दूसरे को लाएं, दूसरे को रोके रखें, पहले वाले को पास लाएं, लेकिन कुल मिलाकर नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस से पास लाकर एक सर्टेन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस तक आप लाए। इस लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ा, बस यही वर्क है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? इसकी या इसकी? एक सिस्टम की, जो सिस्टम बना हुआ है इन दोनों बॉडीज से मिलकर के। करेक्ट? अगर तीन हो तो तीनों एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर है। तीनों को एक दूसरे के पास इंटरेक्टिंग डिस्टेंस तक लाने में जितना भी वर्क आपने करना पड़ा, दैट वर्क इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 3 बॉडीज। किसी एक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती कभी भी, पूरे सिस्टम की होती है। सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज बनी हुई है। राइट? एक बॉडी जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी जिसका मास है m1 m2। आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पहले ही बता दिया। इनफैक्ट पहले से, कल से ही आपको जानते हैं इसका आंसर। एक बॉडी जिसका मास m1, एक बॉडी जिसका मास m2, इनफाइनाइट सेपरेशन पर थी, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर। इन्हें आपने r डिस्टेंस तक पास ले आए। अब इंटरेक्शन होने लगा इनके बीच, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। r डिस्टेंस तक आप पास ले आए, तो अब इन दोनों से मिलकर बने हुए सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग 2 or more bodies from infinite or non-interacting separation to the given separation is called gravitational potential energy of system of bodies. It is a scalar quantity, its unit is joule. For two body system, for a two body system, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी फाइंड होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी आपकी
U इक्वल्स माइनस जी m1 m2 बाय r जूल। ठीक है, ये तो टू बॉडी सिस्टम हो गया। छोटा सा एक फॉर्मूला और लिख लें, ये किसके लिए है? फॉर टू बॉडी सिस्टम। तीन अगर बॉडीज हो जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? देखना जरा ध्यान से। जी, एक काम करता हूं, पहले डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं, छोटा सा डायग्राम बिल्कुल। तीन बॉडीज हैं आपके पास, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, तीसरे का मास m1 m2 के बीच का डिस्टेंस है ये r12, m2 m3 के बीच का डिस्टेंस है ये r23, और m1 m3 के बीच का डिस्टेंस है r31। तो अब इस थ्री बॉडी सिस्टम की एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पहले तो इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। कितना? माइनस जी m1 m2 अपॉन, ठीक है। अब इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? प्लस, अब इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी m3 m1 बाय, तो कुल मिलाकर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस कॉमन ले लीजिए यहां से, जी भी कॉमन ले लीजिए, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, m1 m2 बाय r12, m2 m3 बाय m3 m1 बाय, ये आपकी कुल मिलाकर हो गई थ्री बॉडी सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चार बॉडीज आ जाएंगी तो ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। यानी कि आपको जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, वो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल शेयर पेयर्स बन सकते हैं, हर पेयर के लिए लेना आपको, राइट। टू बॉडी सिस्टम के लिए लिखिए आपने, थ्री बॉडी सिस्टम के लिए बना लीजिए और लिख दीजिए। आपको कुछ भी करना था, बल्कि यही पूरी डेरिवेशन करनी है। फर्स्ट बॉडी तो मास m ही हो गया, और सेकंड बॉडी आपका टेस्ट मास की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मास हो सकता है m, इसके जनरल नोटिफिकेशन m लेंगे हम। m नॉट तो टेस्ट मास के लिए लिया था। और फिर ये सारे स्टेप फॉलो करते 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 आपका अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बना। कौन सा फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना आपका माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, और यही आपकी क्या कहलाई जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किस किस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? अर्थ और दूसरा जो भी आपने मास लिया उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक्चुअली है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की, जिसमें एक अर्थ है और एक दूसरा कोई मास इन्वॉल्व है। अब दूसरा वाला भले ही वो हाथी है, चूहा है, पहाड़ है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाथी चूहा पहाड़ होने के बाद भी अर्थ तो बहुत बड़ी है उन सबसे। तो इसलिए हम इन जनरल ये कह देते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला बना है U इक्वल्स माइनस जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। क्योंकि अर्थ नहीं हिलेगी अपनी जगह से, अर्थ नहीं हिलेगी, अर्थ तो इतनी भारी भरकम है कि वो तो पहाड़ से भी नहीं हिलेगी। तो इसलिए एक्चुअल में फॉर्मूला तो बना है, वर्क तो बना है पूरे सिस्टम के लिए। आप बात समझ रहे हैं? ये अर्थ और ये आपकी बॉडी, आप इसे इंफिनिटी से यहां तक लेकर आ गए, आर डिस्टेंस तक। तो अब जो आपका वर्क फाइंड हुआ है, वो वर्क, वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी अकेले की नहीं है, अर्थ की अकेले की नहीं है, दोनों की है। लेकिन क्योंकि यहाँ अर्थ बहुत बड़ी है इस दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में, तो हम कहें भाई अर्थ तो कहीं जाने वाली है नहीं, इसी को आना पड़ेगा अर्थ के पास में।
इसी को खींच के आना पड़ेगा अर्थ के पास में। तो फिर हम इन जनरल ये कह देते हैं दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। अब जब ये अर्थ के सरफेस पर आ गई है, अर्थ के सरफेस पर आ गई है, तो फिर आर की जगह क्या बन जाएगा आपका, आर ई बन जाएगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ अर्थ। याद ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को, इसे हमने आगे भी डेरिवेशन में यूज करना है। ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है। माइनस जी एम ई एम, यहां जो m है वो इस बॉडी का मास है, एम ई क्या है, अर्थ का मास है, और आर ई क्या है, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। कहां, ऑन अर्थ सरफेस पर। समझिए बात, जबकि एक्चुअली इसकी अकेले की भी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ और इन दोनों की मिल करके। लेकिन अर्थ को बहुत बड़ा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अर्थ अपनी जगह रखी हुई, ये हिल नहीं सकती है। तो ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इस बॉडी की। ओके, अब तक आपने कहा था कि अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी है। अर्थ की सरफेस पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसकी ग्रेविटेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, जीरो। और आपने हाइट h तक उठा दिया तो mgh हो जाती थी वहां पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, एक्चुअल में क्या है, एक बॉडी ऑफ मास m है, जब ये अर्थ सरफेस पर है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, राइट। अब इसी बॉडी को आपने अर्थ सरफेस से h ऊंचाई तक उठा दिया, तो अब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी बताओ। हाँ, अपॉन में आर ई की सब जगह आर ई प्लस एच आ जाएगा। तो यहां कर लू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सरफेस कितनी है ये है आपका माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई जूल। ठीक है, अब इसी में छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये कितना निकल कर आएगा, सिंपली u इक्वस माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच जूल। और आर ई प्लस एच क्या होगा देखो, आर ई में आप h ऐड कर दो भाई, ये आपका डिस्टेंस यहां से मैं कह रहा हूं कि ये h है अर्थ सरफेस से, तो h और आर ई जब आपने जोड़ दिया तो कुल मिलाकर क्या हो गई, ये टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्या बन जाएगा, ये स्मॉल आर रिप्लेस कर सकते हैं, ये आर ई है और हाइट कितनी है अर्थ सरफेस से, h है। तो कुल मिलाकर दोनों मिलकर क्या बन गई, नेट डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूले में आया है, जो ओरिजिनल फॉर्मूले में आपका स्मॉल आर आया है। तो फिर ये फॉर्मूला आपका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बना है, ये जी एम ई एम अपॉन आर जूल। ये आर क्या है, टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये कब है, ये तब फॉर्मूला है जब सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है आर ई के बराबर, यानी बॉडी कहाँ है, सरफेस पर। ये कौन सा फॉर्मूला है, जब एच हाइट पर है तीनों एक ही, ये है तीनों एक ही, यही तो फॉर्मूला है बेसिक जो आपकी डेरिवेशन में आया है। बस ये तो आर की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करते चले गए। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें इसको और लिख लीजिए अपनी डेरिवेशन के नीचे। छोटा सा एक चेंज, अभी आपका निकल कर आया u इक्वस माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। अच्छा, इससे पहले कल आपने प्रूव किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम ई अपॉन आर जूल पर
केजी। तो जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ये इतना पार्ट, कितना पार्ट, ये पार्ट क्या बन गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन गया ये, और ये अलग मास रह गया। तो अब आप क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू एम जूल। केजी कट जाएगा क्योंकि मास मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस तो कहां चला गया है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल में चला गया। लिख लीजिए इसे भी। द नेगेटिव साइन इन दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट दैट द टू बॉडीज आर बाउंड with gravitational force of attraction. In other words, for bringing two bodies from infinite separation to the given separation, work is not to be done. Instead, work is obtained. अच्छा, किन्हीं दो बॉडी सिस्टम के लिए, किन्हीं दो बॉडी सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोई आइडिया दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, क्योंकि यहां एक्सप्रेशन में माइनस आ रहा है, माइनस तो आ ही रहा है। ध्यान दीजिए कि जी, m1 m2 और अपॉन आर, इनमें से कोई भी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। कैपिटल जी निगेटिव नहीं हो सकता, मास किसी का भी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज निगेटिव नहीं। तो इसका मतलब जी m1 m2 अपॉन आर, इसके साथ जो माइनस है वो तो इसको ये आगे वाला माइनस इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा ही निगेटिव रखेगा। अगर बाय द वे जी m1 m2 या आर में से कोई एक निगेटिव पॉसिबल होता तो फिर ये प्लस बन जाती, लेकिन यहां तो सारी पॉजिटिव है, जी m1 m2, कैपिटल जी m1 m2 और आर। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव में ही होनी है ना। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये फिगर छोटी होती चली जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, फिगर छोटी होती रहेगी। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती रहेगी, मोर निगेटिव से लेस निगेटिव। जब आप अर्थ सरफेस पर हैं तब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निगेटिव है। मैक्सिमम निगेटिव का मतलब सबसे कम। अब आप अर्थ सरफेस से ऊपर उठना शुरू कर दें तो ये जी m1 m2 अपॉन आर, ये फिगर पूरी छोटी होने लगेगी, यानी निगेटिव में कम, कर्जदारी कम हो रही है। कर्जदारी जिसकी कम होती रहे इसका मतलब वो मालदार होने लगा। तो जब इसकी निगेटिव वैल्यू कम होती चली जाएगी तो इसका मतलब ये बढ़ रही है, और पॉजिटिव में कभी पहुंच नहीं सकती, पॉजिटिव में कभी पहुंचेगी नहीं, तो फिर कहां जाकर के खत्म हो जानी है लिमिट, इंफिनिटी पर। और कितना होगा इंफिनिटी पर पहुंच करके, 0। ठीक है, लिखिए द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी, the maximum possible gravitational potential energy of two body system is 0 when the two bodies are at infinite separation. ये अर्थ है, एक बॉडी अर्थ सरफेस पर रखी है ना, एक बॉडी अर्थ सरफेस पर रखी है। अब इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। ये बॉडी है, इसका मास है स्मॉल m, ये अर्थ सरफेस पर रखी हुई है, तो अब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रेज योर हैंड्स। ये बॉडी, इस बॉडी का मास m अर्थ सरफेस पर रखी है, तो इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। और यही बॉडी अगर अर्थ से इंफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो अब इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 0। बात समझ आई। अब आपसे वो सवाल जिसका जवाब अभी अभी दिया मैंने आपको, ये बॉडी है, इसका मास m है, ये अर्थ सरफेस पर रखी हुई है, इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ये बॉडी है, अर्थ सरफेस पर रखी है, इसे आप अर्थ सरफेस से हमेशा के लिए
कहते हो जा 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 यहां से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेज योर हैंड्स।